गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे सीरीज का आज हमारा डे 85 है। 90 डेज के अंदर मतलब 5 ही दिन और बचे हैं, अपना रेलवे का कंप्लीट सिलेबस इसमें हो जाएगा। DI अपना चैप्टर चल रहा था। DI की आज हमारी आखिरी क्लास होगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। यहाँ पर सारी की सारी PDF जितना भी कुछ आपको YouTube पर पढ़ाया जाता है उनकी आपको एक सीक्वेंस में मिल जाती हैं। प्लस में एग्ज़ाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, यहाँ पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। DI का पहला सवाल अपना आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 1629। अब तक रेलवे की इस सीरीज में हमने डे 1 से स्टार्ट किया है। वहाँ से अब तक 1628 सवालों से हम गो थ्रू हो चुके हैं। सवाल नंबर 1629, देखना जरा इसने क्या कहा कि एक चिकित्सा जांच के दौरान कोई मेडिकल चेकअप है, इसके दौरान एक क्लास में 40 स्टूडेंट की ऊंचाई को इस टेबल के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब कोई मेडिकल चेकअप हुआ, क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट थे और उनकी हाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब दे क्या रखा है, देखो हाइट सेंटीमीटर में लेस देन 175, लेस देन 170, लेस देन 165, इस हिसाब से ये सीक्वेंस चल रहा है। नीचे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की संख्या या छात्रों की संख्या कितनी है। आसान सा सवाल पूछा है कि कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक है। तो एक बात बताओ, 175 सेंटीमीटर से कम अपने पास कितने स्टूडेंट हैं? 40। या यूं कह ले, क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट अपने पास कितने हैं? 40। इसका मतलब क्या है, क्या बनता है? पीछे 3 सेशन हो चुके हैं। इस टाइप के हमने मेरे ख्याल से 3 या 4 सवाल भी डिस्कस कर लिए हैं, तो आइडिया होगा आपको कैसे डील करना है। 165 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, तो एक बात बताओ, लेस देन 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने विद्यार्थी हैं आपके पास? 25। टोटल कितने हैं? 40। तो इसका मतलब अगर डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है? 15 स्टूडेंट ऐसे बच गए जिनकी ऊंचाई क्या है? 165 सेंटीमीटर से ज्यादा। ये वाले सवाल मैंने आपको बताया था इजी कैटेगरी में आते हैं। रीजन क्या है, सीधे सीधे आपके पास डेटा पड़ा रहता है, टोटल करने की भी आपको नीड नहीं होती। देखना जरा अगले सवाल को, सवाल नंबर 1630, क्वेश्चन नंबर 1630। देखो क्या कहा, एक टेबल दे रखी है, 5 वस्तुओं A, B, C, D और E की आवश्यक मात्रा और 1 माह में एक परिवार के लिए उनके क्रय मूल्य का विवरण दिया गया है। कि कमोडिटी आपके पास 5 टाइप की वस्तुएं हैं, उनके अलग अलग नाम है A, B, C, D और E। फिर क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन अ मंथ, और किसके अंदर? केजी में, कि भाई हर महीने क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे वस्तु ए के सामने लिखा है 15, इसका मतलब हर महीने ए वस्तु की क्वांटिटी हमें चाहिए 15 केजी। ऐसे ही बी के सामने क्या लिखा हुआ है? 20, इसका मतलब क्या हुआ? हर महीने हमें वस्तु बी की जो क्वांटिटी चाहिए वो कितनी है? 20 किलो। और सामने क्या दे रखा है? इनकी रेट दे रखी है। रेट केजी के अंदर रेट दे रखी है केजी इन रुपीज। वर्ष 2016 में रेट क्या चल रही थी ए की? 16 रुपए प्रति किलो। फिर देखना वर्ष 2019 इसके आगे दे रखा है। इसका मतलब क्या है, वस्तु ए की अगर हम लोग बात करें तो वस्तु ए की हर महीने हमें जरूरत पड़ती है 15 किलो की। 2016 में इसका भाव चल रहा था 60 रुपए प्रति किलो। 2019 में भाव हो गया है 80 रुपए प्रति किलो। ये तो इसकी रीडिंग है। जैसे डी के सामने क्या लिखा है? 40। 40 किसको बताता भाई? 40 ये बताता है कि वस्तु डी की मात्रा हमें हर महीने 40 किलो चाहिए। उसके आगे 75 है, ये क्या बताता है? वर्ष 2016 में वस्तु डी का प्रति किलो का भाव कितना था? 75 रुपए। उसके आगे 85 लिखा हुआ है, ये क्या बताता है? ये बताता है वर्ष 2019 में वस्तु डी का प्रति किलो का भाव 85 रुपए प्रति किलो। नॉर्मल सी बात है। चलो, वर्ष 2019 में ए और डी वस्तुओं पर व्यय की गई कुल राशियों का अनुपात कौन से साल की बात कर रहा है भाई?
वर्ष 2019 की बात कर रहा है। किसका रेशियो चाहिए, ए पर कितना पैसा खर्च किया और डी पर कितना खर्च किया। देखो ए की रिक्वायरमेंट कितनी है 15 किलो, डी की रिक्वायरमेंट कितनी है 40 किलो। ए का भाव क्या चल रहा है 2019 में, तो आप देखोगे 2019 में ए के सामने लिखा हुआ है 80, तो इसका मतलब 1 किलो के रुपए लगते हैं 80, 15 किलो की जरूरत है, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 15 गुणा में 80। ऐसे ही डी की बात करें, डी की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें हर महीने 40 रुपए। फिर इसने क्या कहा कि 2019 के अंदर आपको बताना है, तो डी के सामने 2019 में गए तो कितना लिखा हुआ है 85। इसका मतलब डी वस्तु अगर आप 1 किलो खरीदते हैं तो 85 रुपए लगेंगे, 40 किलो खरीदते हो तो गुणा में 40 आ जाएगा। लिखा, इजी टास्क है, इसे कर देते हैं सोल्व। देखना 40 से काटा 2 बार, 5 से काट सकते हो यहाँ पर 3 बार और यहाँ पर 17 बार, 17 5 85, 3 गुणा 2 6 आ गया और यहाँ पर क्या मेंटेन है आपका 17, तो ये रिजल्ट क्या दे देगा सी। मेरे ख्याल से हमने डीआई को रीड करने पर इन सारी चीज़ों पर अच्छा खासा काम कर लिया है। क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल से अब तक हमने डीआई के भी काफ़ी कर लिए हैं। पिछले 3 सेशन में अपना एवरेज रहा हुआ है 15 से 16 सवाल हर सेशन में, मतलब 45 से 50 सवाल कर चुके हैं, 15 के आसपास सवाल आज अपने हो जाएंगे। तो इतने में आपका क्या है, रेलवे में काम धूमधाम से चल जाएगा। चलो सवाल चेंज हुआ है, लैंग्वेज को रीड करो। डीआई को तो हमने रीड कर ही लिया है। 1631 में देखना क्या कहा, 2016 से 2019 तक कमोडिटी डी की दर में वृद्धि प्रति किलोग्राम का प्रतिशत क्या है। एक सामान्य से बात पूछी है, किसके लिए, वस्तु डी के लिए। क्या कहा है कि भाई 2016 से 2019 में इसका जो भाव है प्रति किलो का, उसमें कितने प्रतिशत का इंक्रीज हुआ। डी के सामने जाओ, 2016 में भाव क्या चल रहा है भाई 75 रुपये प्रति किलो, 2019 में भाव क्या चल रहा है 85 रुपये प्रति किलो। रेशियो में ले सकते हैं, लेना चाहो तो इजी हो जाता है कैलकुलेट करना। ये कितना हो गया 15 5 75, 17 5 85, 15 से भाव कितना हो गया 17, 2 का इंक्रीज कितने पर 15 पर, प्रतिशत में बदलना है गुणा 100, लिखा जा सकता है। चलो भाई सोल्व कर देते हैं, ये 20 बार और ये आपका 3 बार, 40 में 3 का भाग करोगे 13.33 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहां से अपना करेक्ट ऑप्शन क्या निकल के आ गया सी। इजी कैटेगरी का ये भी सवाल था, कोई खास दिमाग लगाने की नीड ही नहीं थी। चलो भाई सवाल चेंज है, कहीं भी आपका इधर उधर टाइम नहीं किल किया जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दो। मैंने आपको पहले भी कहा था स्टार्टिंग में जब सीरीज चल रही थी तो कि भाई जीके के लिए क्या है, विपिन सर लगातार क्लासेस ले रहे हैं, रीजनिंग और मैथ वितुल सर भी पैरेलल में चला रहे हैं। मेरे ख्याल से जिस बच्चे ने डे 1 से इन चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है तो वो अब उस स्थिति में आ गया है कि वो धूमधाम से मॉक टेस्ट लगा सकता है। और एनालाइज करने का जो तरीका था, कैसे मॉक टेस्ट दें, कैसे एनालाइज करें, संडे को स्टडी IQ के ऊपर वीडियो डाला था कि मैथ्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, या फिर अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जा करके देख लो उस वीडियो को। 20-22 मिनट का है, लेकिन आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि एक्चुअल में मैथ्स की तैयारी कैसे करनी होती है। चलो सवाल पर आते हैं। वर्ष 2016 की तुलना में वर्ष 2019 में वस्तुओं B और C पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि है। तो यहां पर देखो क्या कहना चाह रहा है, 2 वस्तुएं हैं आपके पास, कौन सी भाई, एक तो B और एक वस्तु आपके पास C। फिर ये कह रहा है कि 2016 में इसने खर्चा किया होगा कुछ इन पर, और फिर इसने कुछ खर्चा किया होगा किसमें 2019 में। 2016 से 19 तक आते आते कितना खर्चा बढ़ गया, सीधा सा ये जवाब आपसे जानना चाह रहा है। क्या करें, बी पर आ जाओ। बी की अगर हम लोग बात करें 2016 के अंदर 50 रुपए किलो भाव चल रहा है, कितने किलो की जरूरत है हमें 20 किलो की, भाव कितना 50 के हिसाब से। 2019 में वस्तु बी की हमें जरूरत कितनी है, वही 20 किलो, लेकिन भाव कितना हो गया 60 रुपए प्रति किलो, लिखा जा सकता है। फिर देखना बी की हमने बात कर ली, बात करते हैं हम लोग सी की। सी की रिक्वायरमेंट कितनी है भाई 12 किलो, भाव कितना चल रहा है 35 रुपए प्रति किलो।
फिर देखना यहाँ पर 2019 में क्वांटिटी तो उतनी ही चाहिए, लेकिन भाव कितना हो गया है, 40 रुपए प्रति किलो। एक तरीका तो ये है कि हम बिना कोई दिमाग लगाए सीधे सीधे इस बात को सोल्व करके इसे ऐड कर दें। ये कितना बन गया भाई, 1000 प्लस 12 गुणा 5 60 और 12 3 36 6 42, तो टोटल कितना हो गया भाई, 1420 रुपए। एक तरीका और भी होता है इनको सोल्व करने का, देखते हैं। 60 गुणा 20 1200, 12 गुणा 4 48, तो ये कितना हो गया भाई अपना 1680 रुपए। कितने का इंक्रीज आया, 1680 में से 1420 लेस कर दोगे, 20 80 में से चला गया 60 और ये 2, तो 260 रुपए का यहां पर आपके पास क्या बना, अंतर। ठीक है, चलो एग्जाम में अगर आपके सामने और भी है, मतलब अगर आप स्पीड को मेंटेन करना चाहें तो और तरीका क्या हो सकता है आपके सामने एग्जाम में, तो बात को समझो गौर से। हमसे क्या कहना पूछना चाह रहा है कि 2016 के कंपैरिजन में 2019 में कितना खर्चा बढ़ा। अब अगर मैं सीधे सीधे वस्तु की बी की बात करूं तो बी के लिए एक बात बताओ मुझे, 2016 में हमें कितने किलो की जरूरत थी, 20 किलो की। 2019 में हमें कितने किलो की जरूरत है, 20 किलो की। क्वांटिटी तो नहीं बदली, इसका मतलब पहले और बाद में हमेशा ही 20 किलो बी वस्तु की हमें जरूरत पड़ती है। 2016 से 2019 में गए, भाव कितना बढ़ा, 50 रुपए प्रति किलो से 60 रुपए प्रति किलो। 1 किलो पर कितने का खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ा, तो आप कहेंगे 60 माइनस 50, 10 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं। 20 किलो का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब 200 रुपए यहां पर क्या होंगे, एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे। बात आ गई बी की। सी के लिए भी यही बात कर लेते हैं। सी की हमें कितनी जरूरत है, 12 किलो की। 2016 में भी 12 किलो चाहिए था, 2019 में भी 12 किलो। 2016 में भाव कितना चल रहा है, 35 रुपए प्रति किलो, और 2019 में कितना हो गया, 40 रुपए प्रति किलो। 1 किलो पर भाव कितना बढ़ा, 5 रुपए। तो इसका मतलब 12 किलो वो खरीदता है, 1 किलो पर 5 रुपए उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो 12 गुणा 5 60। तो देखो यहां से 200 तो आपके पास ये वाला पार्ट आ गया एक्स्ट्रा खर्चा, और 60 ये आ गया, तो क्या लिख सकते हो, 260 रुपए। तो ये आपकी हो जाती है यहां पर एग्जाम अप्रोच। क्लिक करती हैं छोटी छोटी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ने का प्रयास करें, बताना मेरा काम है। नहीं भी पकड़ में आती है तो कोई बात नहीं, वो वाला तरीका तो है ही अपना। चलो भाई अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर अपना 1633। देखो क्या कहा, उस परिवार द्वारा वर्ष 2019 में 5 वस्तुओं पर खर्च की गई कुल राशि बताइए। एग्जाम में अगर डील करना चाहते हो तो करने का तरीका क्या, देखो वस्तुओं की क्वांटिटी तो सीधे सीधे है आपके पास, 15 किलो, 20 किलो, 12 किलो, 40 किलो और 8 किलो। फिर देखना 2019 में खर्चा चाहिए, तो ए बी सी डी और ई का भाव दे रखा है 80 60 40 85 72। अगर मैं 2019 में वस्तु ए पर किए गए खर्चे की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि 15 किलो की जरूरत है, भाव कितना चल रहा है, 80 रुपए। तो सीधे सीधे आप एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कर सकते, स्क्रीन पर देखा 15 गुणा 8 120, तो 1200 रुपए तो किस पर खर्च हो गए, ए पर। बी की क्वांटिटी कितनी है भाई आपकी, 20 किलो, भाव चल रहा है 60, तो 6 गुणा 2 12 और 2 जीरो, 1200 रुपए का खर्चा यहां हो गया। सी की बात करें तो देखो 12 किलो की जरूरत है, 2019 में भाव कितना चल रहा है, 40 रुपए, तो 12 गुणा 4 48 और 1 जीरो, 480 रुपए। डी की बात करें तो देखना 40 गुणा में 85 करना आपको। 40 को आप ऐसे 4 जो लिखा हुआ है, एक तो जीरो लग ही गया, 4 जो लिखा उसे 2 गुणा 2 रीड करो और 85 से गुणा, 85 गुणा में 2 करोगे 170, 170 गुणा 2 340। ये भी एक कैलकुलेशन का तरीका है, या फिर सीधे ऐसा कर दो, एक जीरो आ गया, 4 गुणा 5 20, जीरो कैरी 2 8 4 48, और फिर उसके अंदर आप ऐड कर दो, सॉरी 8 4 32 और उसमें 2 ऐड कर दोगे 34 आ गया। फिर क्या है, ई की बात करें 8 किलो चाहिए, भाव 72 चल रहा है, तो 8 गुणा 72, 8 गुणा 2 16, 8 7 56 और 1 आपका 57, ये टोटल आपका खर्चा हुआ है। ऐड कर दिया 6, 8 7 15, 5 4 9 4 13,
14, 15, 16, 17 और एक 18, 3, 2, 5 और एक 6, 6,885 रुपये का टोटल खर्चा हुआ है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से डिटेल में जाने की नीड नहीं थी, कैलकुलेशन आसान थी। सीधे सीधे जो जो डेटा पकड़ में आ रहा है पांचों के पांचों को लिखो और ऐड कर दो। सॉरी, चलो भाई आगे सवाल आ गया अपना पाई चार्ट का। अगेन एक छोटा सा होमवर्क और लिखना आप लोग। एक तो आज हम लोग सीडीएस का एक इंपॉर्टेंट सा सवाल है वेन डायग्राम का, वो देखें। देखो मैंने आपको यहां पर लाइन ग्राफ वाले सवाल नहीं करवाए हैं डीआई के अंदर। लाइन वाले कौन से, इस टाइप के जो होते हैं ना, इस टाइप की कोई लाइन वगैरह दे रखी होती है, इसके ग्राफ। ये आपका रहेगा होमवर्क एक तरीके से, क्योंकि ये रीडिंग वीडिंग जितना भी सीन था आपको सारा का सारा सिखाया जा चुका है। रीजन क्या हुआ, लाइन वाले जितने भी डायग्राम बन रहे थे उनके अंदर फिर वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो रही थी। कि वीडियो तो मैंने डिजाइन करके देखा था, लेकिन मुद्दा ये था कि उसको जब मोबाइल में ऑब्जर्व किया तो ऐसी बात नहीं बन रही थी कि जिसके थ्रू सीधे सीधे ये चीज़ आपकी इंप्रूव होकर के आपको दिख जाए। जैसा पीछे वाले सेशन के अंदर एक सवाल में ऐसा अपने साथ हुआ भी था, डेटा को अलग से लिख करके मैंने आपको दिया था। तो एक प्रैक्टिस आप खुद से करके देख लेना, गिने चुने 5 सवाल कर देना। 5 सवाल मान लो या 2 डीआई, 3-3 सवालों की भी करोगे आपका काम चल जाएगा। तो इसे माने आप अपना होमवर्क, और ऐसा कोई भी सवाल मान लो आपके सामने आया सोल्व नहीं हो रहा तो ग्रुप के ऊपर आप उसे सेंड कर देना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो पाई ग्राफ को हम लोग देखते हैं। पाई ग्राफ को लेकर के हमने बात क्या पढ़ी है कि पाई चार्ट जो है या तो 100% को रिप्रेजेंट करता है या फिर पाई चार्ट 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना, विभिन्न स्रोतों से राज्य को होने वाली आय को इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करना है आपको और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका रिप्लाई करना है। जैसे सरकार को आय किस किस तरीके से हो सकती है, एक तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, फिर अगला पार्ट क्या है मेरे ख्याल से इनकम टैक्स है, फिर मार्केट टैक्स है और फिर उसके बाद कस्टम ड्यूटी। प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू 18% है, एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू 10% है, इनकम टैक्स की वैल्यू 35 है, मार्केट टैक्स की 33 है और कस्टम ड्यूटी की 4% है। सारे को अगर आप जोड़ना भी चाहेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ये 100%। परसेंटेज में वैल्यू है तो ये तो तनाव आपको नहीं लेना, सीधे सीधे सवालों पर आ जाते हैं। यदि एक वर्ष में बाजार कर से, अब कई बार क्या होता है हमारी समझ नहीं आता, वो ट्रांसलेशन बड़ा अजीबोगरीब कर देता है। तो ऐसा केस हो, मान लो वैसे तो आप हिंदी लैंग्वेज को एग्जाम में चूज करते हैं तो कोई समस्या ही नहीं आती है कि बाजार कर आप देखोगे तो वो डीआई के अंदर भी दिखेगा, आपको कोई समस्या नहीं है। मान लो फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो सीधे सीधे ऊपर जाओ कि ये बाजार कर किसको कह रहा है। तो फिर देखो इसने एक जगह ऊपर इंग्लिश के अंदर लिख रखा है मार्केट टैक्स, मार्केट टैक्स बाजार कर, ठीक है। बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं जहां पर हमें इन सारी चीजों की नीड होती है, बाकी अपने को नीड नहीं पड़ती है। तो देखना, यदि एक वर्ष में बाजार कर से 165 करोड़ रुपए की आय होती है तो अन्य स्रोतों से प्राप्त कुल आय ज्ञात करें। तो आपको क्या बतानी है, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सवाल इंपॉर्टेंट है, पहली बार पढ़ते हैं तो बात ही नहीं समझ में आती कि मामला क्या है। इतना समझ में आ गया कि मार्केट टैक्स से कितने करोड़ रुपए आए, 165। फिर कह रहा है अदर सोर्सेज। एक बात बताओ, अदर सोर्सेज क्या होंगे। यहां गिने चुने अपने पास कितने सोर्स हैं, 5 सोर्स हैं। एक आपका क्या हो गया, मार्केट टैक्स। मार्केट टैक्स की बात करें तो कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 33% को कर रहा है। अदर सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, अदर सोर्सेज की बात करें तो आपको पता है टोटल मिलाकर के कितना है, 100%। 33 हो चुका है तो कितना है अदर, 67%। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सोल्व करने का तरीका देखो, एग्जाम में कैसे डील करते, सीधे सीधे मार्केट से जो आय है अपनी 33% है। 33% किसको बताता है भाई, 165 करोड़ को। 1% किसको बताएगा, डिवीजन कर दो 33 को। अदर सोर्सेज, बच गए जो सोर्स हैं उनसे आय कितनी है, 67%। 1% की वैल्यू निकाल ली, 67% की निकाल ली, मल्टीप्लाई कर दो। चलो इसे हम लोग सोल्व कर देते हैं यहां से। तो देखना,
30 को 5 से करते हो 150, 3 गुणा 5 15, 5 बार पूरा पूरा कट गया, मल्टीप्लाई किया 7 गुणा 5 आपका 35, 6 5 30 और 3 33, तो 335 करोड़ आपका यहां से क्या आ गया रिजल्ट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। सवाल के स्टार लगा लेना। एक बार अगर आपके ये सवाल किए होते हैं तो किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं आता लैंग्वेज को लेकर। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन बड़ा ही आसान सा है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को रीड करो जल्दी से। सवाल नंबर 1635 देखना, यदि एक वर्ष की कुल आय 733 करोड़ है तो आयकर तथा उत्पाद शुल्क से कितनी आय हुई। एक बात बताना जरा, क्या कहना चाह रहा है, आपकी जो टोटल इनकम है, टोटल किसको बताएगा भाई 100% को, किसको रिप्रेजेंट करता है 733 करोड़ को। आ गया। फिर क्या कह रहा है, जैसे इंग्लिश में हम लोग इसे रीड करें तो क्या कहना चाह रहा है, इनकम टैक्स और जो एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी से उसे कितनी इनकम मिली। इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो कितने परसेंट दिख रहा है भैया, 35%। इनकम टैक्स से 35%। एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी से कितनी इनकम है 10%। तो आपसे सीधे सीधे ये पूछना चाह रहा है कि भाई इस 45% की वैल्यू क्या होगी। ये तो इसका मतलब हो गया कि टोटल इनकम 100% है। जायज सी बात है क्योंकि आपका पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज के अंदर। डिग्री में होता तो यही बात 360 डिग्री होती, इन दोनों का भी डिग्री ऐड करते और उसके हिसाब से फिर रिजल्ट निकालते। एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में सिंपल सी बात थी भाई, एग्जाम में आप कहते कि 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है 733 करोड़। 1% की वैल्यू क्या होगी, डिवीजन में आ जाएगा 100। फिर आपसे उसने क्या कहा, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी। इनकम टैक्स की वैल्यू 35%, एक्साइज ड्यूटी की वैल्यू कितनी 10%। 35 और 10 45। ये लिखने की नीड नहीं थी, 1% की वैल्यू आ गई। हमें नीड है 45% की, ये कर देते हैं हम लोग यहां से मल्टीप्लाई। आगे कर लेते हैं 16। 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे कितनी बार 20 बार। ठीक है भाई, चलो और आगे मल्टीप्लाई करें। 9 3 आपका 27, 9 3 27, 2 29, 9 7 63, 63 और 2 हमारा 65, डिवीजन में 20। 20 का भाग देना चाहो तो दे सकते हो, या फिर क्या करो 2 का ही भाग दे दो। 3 बार 2 बार 10 पड़ा रहने दो। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 19, 9 बार, फिर ये 17 8 बार और पॉइंट 5 बार, और नीचे से 10 का और भाग जाएगा तो ये बात इधर खिसक जाएगी। तो रिजल्ट कितना आ गया 329.85 करोड़। तो यहां पर ऐसा अपना ऑप्शन कौन सा है, सी। डेटा देखो, ऑप्शन ए और सी आपके पास पास है, इसका मतलब आपको एक्यूरेट डेटा निकालना है। ऊपर वाला काम सारा का सारा अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नीचे वाला पार्ट जो है वो आपकी है एग्जाम अप्रोच। असल में देखा जाए तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि डीआई के जितने भी सवाल हैं आपके, वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, इन सारी की सारी चीज़ों पर जो ऑलरेडी हम लोगों ने अर्थमेटिक में पढ़ रखी हैं। चलो भाई 1636 का सवाल है। सवाल के लगा लेना स्टार। कहाँ से उठाया भाई, ये सवाल मैंने उठाया सीडीएस से। सीडीएस ठीक टाइप के सवाल पूछता है किसका सवाल, देखने में तो ये लग रहा है डीआई का सवाल होगा क्योंकि टेबल नजर आ रही है। असल में देखा जाए तो ये क्या है, वेन डायग्राम का सवाल। अब वेन डायग्राम को देखो, जैसे डीआई का पहला सेशन था तो मेरे ख्याल से 1 या 2 सवाल मैंने आपको करवाए थे। दूसरे सेशन में भी मैंने डीआई के वेन डायग्राम के जो अलग टाइप के सवाल हैं जो सिर्फ रेलवे ने ही पूछे थे 2016 के अंदर, वो करवाए थे। तीसरा जो डीआई का सेशन था उसमें चलो हमने वेन डायग्राम का एक भी सवाल नहीं किया था, लेकिन ये सीडीएस से उठाया गया सवाल है, वेन डायग्राम का सवाल है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि भाई वेन डायग्राम की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। सवाल को रीड करते हैं। 1 लाख जनसंख्या वाले किसी शहर में, कोई सिटी है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 1 लाख। 3 प्रकार के समाचार पत्र, 3 टाइप के न्यूज़पेपर हैं जिनका नाम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये उपलब्ध है। इस शहर में इन समाचार पत्रों को पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत नीचे आपको दे रखा है। समाचार पत्र हैं आपके न्यूज़पेपर, नीचे इनका नाम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
दोनों फर्स्ट और सेकंड, दोनों सेकंड थर्ड, दोनों फर्स्ट और थर्ड, फिर सभी तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका मतलब क्या है, समाचार पत्र फर्स्ट, इसको पढ़ने वाले लोग राइट साइड में दे रखा है, इसके पाठक जो रीडर हैं कितने हैं, 10%। मतलब शहर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके 10% लोग किसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर फर्स्ट को। न्यूज़पेपर सेकंड को पढ़ने वाले कितने हैं, 30%। थर्ड को पढ़ने वाले कितने हैं, 5%। फर्स्ट और सेकंड को पढ़ने वाले कॉमन लोग भी हैं कुछ, वो कितने हैं, 8%। सेकंड और थर्ड दोनों को पढ़ने वाले, फर्स्ट और थर्ड दोनों को पढ़ने वाले, इनका भी डेटा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, तो वो ऐसे लोग कितने हैं, 1%। क्या करें, देखो सवाल क्या पूछा इसने, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है। अब आप एक तो ये हो सकता है सोचने का नजरिया किसी बच्चे का कि सर पहले वाले को पढ़ते हैं 10%, दूसरे वाले को 30 और तीसरे वाले को 5, तो 10, 30, 40, 5, 45%। 1 लाख का 45% कितना हो गया, 45,000। इसको टिक कर दें, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो यहाँ क्या समस्या है, आपसे पूछ क्या रहा है, केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं। इसने ये कहा न्यूज़पेपर फर्स्ट के जस्ट सामने 10% न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे लोग, 10%, सॉरी देखना, पहले न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 10%। अब ये 10% हो सकता है कि इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल पहले को पढ़े, कुछ ऐसे भी हैं जो पहले और दूसरे को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पहले और तीसरे को पढ़ते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे को पढ़ते हैं। तो ये केवल का डेटा नहीं है, ओनली फर्स्ट का डेटा नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना। वेन डायग्राम कैसे बनेगा भाई, 3 न्यूज़पेपर हैं तो इसका मतलब क्या करो, एक दूसरे को काटते हुए 3 सर्कल बना लो। बना लिया, ये नाम दे दिया हमने, पहला न्यूज़पेपर इस सर्कल को बताएगा, दूसरा न्यूज़पेपर इस सर्कल को, और तीसरा न्यूज़पेपर इस वाले सर्कल को। इस टाइप का जो वेन डायग्राम होता है, फिल करने का तरीका क्या होता है, सबसे सेंटर से बात को उठाते हैं, सेंटर फिल होगा, उसके बाद ये 3 पार्ट फिल होंगे, फिर बचे हुए पार्ट आपके ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे। टोटल 7 बातें फिल करनी होती हैं। देखना ये जो पार्ट है ये किसको बताता है, देखो ये पार्ट जो है पहले सर्कल का भी है, ये पार्ट दूसरे सर्कल का भी है, यही पार्ट इस तीसरे सर्कल का भी है। तो ये वो लोग हैं जो पहला, दूसरा और तीसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ऐसे कितने लोग हैं भाई, 1% हो गए, दे रखा है। अब देखना ये जो पार्ट है अपना, ये किसको बताता है, तो गौर से देखो, ये पार्ट इस सर्कल का दिख रहा है आपको, दिख रहा है, और ये पार्ट इस सर्कल का भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब ये वो लोग हैं जो पहले और दूसरे न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। ऐसे लोग कितने हैं, देखो 8%। तो ये हमने क्या लिख दिया, 8, एक मिनट गड़बड़ कर दी हमने। देखना ये वाला जो पार्ट हमारा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पहले सेकंड वाले को, ये पार्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है पहले वाले को। इस पार्ट को ऑब्जर्व करना, ये दोनों सर्कल के अंदर कॉमन आ रहा है, देखना ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो इसका मतलब इन दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 8%। अब एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा पार्ट 8% को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 1% तो हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। तो आपके पास यहां कितने की संभावना है, सिर्फ और सिर्फ 7% की। ठीक है, वो बात को थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया था। अब आ जाते हैं अगले पर। देखना जरा इस कॉमन पार्ट को ऑब्जर्व करना, ये जो पार्ट है इसको, ये किस किस का हिस्सा है, ये सेकंड वाले सर्कल का हिस्सा है और ये थर्ड वाले सर्कल का हिस्सा है। तो किसको बताएगा ये पूरा का पूरा एरिया, ऐसे लोग जो दूसरा न्यूज़पेपर और जो तीसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे लोग कितने हैं, 4%। अब देखना इस पूरी जगह को 4% से भरना था, 1% आपका यहां आ चुका है, तो इसका मतलब ये पार्ट किससे भरा जाएगा, 3% से। ऐसे ही देखना ये किसका पार्ट है, ये इस सर्कल और इस सर्कल दोनों का हिस्सा है। ऐसे लोग जो पहला और तीसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, संख्या कितनी है, पहले और तीसरे को पढ़ने वाले की 2%। 1%, इसे 2% से भरना था, 1 भर चुका है, तो कितना बचा आपके पास, 1 हो गया फिल। अब आ जाओ अगली बात पर। पहले न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग कितने हैं, 10%। देखो इस पूरे के पूरे सर्कल की वैल्यू क्या होनी है आपकी, 10%। 7 भर दिया, 1 भर दिया, 1 भर दिया, 9 तो आपने भर ही दिया, कितने % बचा आपके पास, 1 बचा, फिल कर दिया। अब देखो
इस पूरे के पूरे दूसरे सर्कल की वैल्यू, मतलब दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं अपने पास, 30%। कितना भर दिया भाई, 7 और 1 8 और 3 11, 11% आपने भर दिया। टोटल 30 करना था, तो ये वैल्यू कितनी बच गई फिर, 19। इस पर आ जाओ, ये पूरा का पूरा सर्कल तीसरे न्यूज़पेपर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोग कितने हैं, 5%। तो देखो 3 आपने भर दिया, 1 भर दिया, 1 भर दिया, 5 तो हो ही गया। तो इसका मतलब ये लोग कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ 0। बात समझ में आ गई। इस बात को एक बार मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूं। 1% लोग ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पहले और दूसरे को पढ़ते हैं। 7% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सेकंड और फर्स्ट को पढ़ते हैं। 3% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सेकंड और थर्ड को पढ़ते हैं। 1% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पहले को, ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है ओनली फर्स्ट। कहीं अलग देखने की नीड नहीं है। ओनली फर्स्ट क्यों बोला भाई, पूरा का पूरा सर्कल फर्स्ट को बता रहा था। इस एरिया के अंदर देखोगे तो ये एरिया ना तो सेकंड सर्कल का कॉमन पार्ट है, ना ही ये थर्ड सर्कल का कॉमन पार्ट है। तो सीधी सी बात क्या बची, ये इस वाले का ही पार्ट है, अकेला है, तो ओनली फर्स्ट। ये किसको बताता है भाई, ये बताता है ओनली सेकंड, क्योंकि सेकंड के अलावा ये कहीं भी कॉमन शेयर नहीं करता। ये किसको बताता है, ओनली थर्ड को। ठीक है, अगर इसका भी नाम देना चाहे तो ये किसको बताता है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड लिखा जा सकता है। इसको अगर लिखना चाहें आप तो ये किसको बताता है, ऐसे लोग जो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ते हैं। इसे भी लिखना चाहो तो ये किसको बताता है, ओनली सेकंड एंड आपका थर्ड। ठीक है, अब आप ये मत सोचना जैसे कोई कहे कि दूसरा और तीसरा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग कितने हैं। दो चीजें बनती हैं, ऐसे लोग कितने हैं जो सेकंड और थर्ड न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, और ऐसे लोग कितने हैं जो सिर्फ सेकंड और थर्ड को पढ़ते हैं। दोनों में रात दिन का अंतर है बातों में। ऐसे लोग कितने हैं जो दूसरा न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और तीसरा भी पढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई दूसरा सर्कल तो ये है, तीसरा सर्कल ये है, दोनों का कॉमन पार्ट देखो तो कॉमन पार्ट तो ये है। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, ऐसे लोग कितने हैं, 4%। लेकिन अगर मेरा सवाल ये होता, ऐसे लोग जो सिर्फ सेकंड और थर्ड न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं करते, तो आप कहोगे भाई सेकंड और थर्ड सिर्फ इन दोनों में ही कॉमन पार्ट होना चाहिए। तो वो क्या आता आपका, 3 निकल के। हमें जो डेटा दे रखा है वो किसका दे रखा है, उसके अंदर दोनों पहले और दूसरे, दोनों दूसरे और तीसरे, दोनों पहले और तीसरे। तो ये है इस वाले पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद मेरे हिसाब से एग्जाम हॉल में इतना डिटेल में ये सब करने की नीड नहीं थी। सीधे सीधे आप वेन डायग्राम बनाते, इन सारी चीज़ों को बनाने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं थी एग्जाम हॉल में। रीज़न क्या है, आप कहीं भी अपना पेन रखो, जैसे आपको ये कह दे कि भाई ये 7 बताना जरा क्या है, तो आप कहेंगे 7 पहले और दूसरे सर्कल का कॉमन पार्ट है, तीसरे का नहीं है। इसका मतलब 7% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पहला और दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 1 किसको बताता है, तीनों में कॉमन है। 19 किसको बताता है, ये सिर्फ इस सर्कल का पार्ट है। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। कई बच्चों को ये चीज़ आती होगी पहले से, जिनको नहीं आती है मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। 1-2 सवाल आप खुद से भी करने का प्रयास कर लेना। बाकी क्या होगा, जब हम लोग रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें घूम करके फिर आनी है। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जिस भी पार्ट में हमें ये लगा है कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जब अपना रिवीजन चलेगा तो उन चैप्टर्स को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। और मॉक टेस्ट के अंदर तो वैसा ही पैटर्न चलेगा अपना, थोड़ा सा हार्ड होकर के, जैसे रेलवे के पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 1636 देखो, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या सिर्फ एक, 1910, 20%। 20% किसका निकालना है, 1 लाख का। 1 लाख का 20% कितना हो गया भाई, 20,000। आ गया रिजल्ट। कुछ करने की नीड थी, सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम को बनाने की जरूरत थी। उसके बाद इस सवाल में कुछ भी नहीं है। 1637 देखना जरा, क्या कहा, कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या है। कम से कम 2 पढ़ेंगे या फिर 3 पढ़ेंगे। इसी का यही तो मतलब होता ना कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए। न्यूज़पेपर कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। अगर 4 टाइप के होते तो क्या समझते,
ऐसे लोग जो 2 पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो 4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ न्यूज़पेपर कितने हैं अपने पास? सिर्फ और सिर्फ 3। तो ऐसे लोग जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और ऐसे लोग जो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किस कैटेगरी में आ गए? कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोगों की कैटेगरी। कौन से हैं भाई? ये 3 लोग हैं, 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, देखो सेकंड और थर्ड। ये भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये भी 2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और ये क्या है? तीनों। तो 7, 3, 10, 11 और 1, 12। कितने लोग हैं भाई? 12%। 1 लाख टोटल लोग थे, 1 लाख का 12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 12,000। सीधे सीधे आपके रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। कोई तनाव लेने तक की भी आपको नीड नहीं होती है। बस आपका वेन डायग्राम प्रॉपर बने और प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। उन लोगों की संख्या क्या है जो इन तीनों समाचार पत्रों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते? शहर में लोग कितने हैं भाई? 100%। ये टोटल काउंट करके देखें, देखो 7, 3, 10, 11, 12, 13 और 19। 13 और 19 आपका कितना हो गया? 32%। शहर के 32% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। तो एक बात बताओ, 100% टोटल थे, 32 इधर आ चुके हैं, तो बचे हुए लोग कितने? 68% जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। और 1 लाख का 68% निकालना है, मेरे ख्याल से इससे आसान और क्या होगा? 68,000। तो यहां से अपना सीधे सीधे रिजल्ट क्या बन गया भाई? ऑप्शन डी लिखा जा सकता है। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हमें इस वेन डायग्राम को बनाने में जोर आया है। एक बार आपकी बात समझ में आ गई, वेन डायग्राम का कभी भी सवाल गलत नहीं होता है। वेन डायग्राम बनाने के बाद चाहे कितना भी टिपिकल सवाल आपसे पूछ ले, उसे आप तुरंत सोल्व कर सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1639। देखो क्या कहा, निम्नलिखित लेखा चित्र का अध्ययन करना है। आपको क्या दे रखा है? यहां पर एक बार ग्राफ और कुछ सवाल हैं, उनके रिप्लाई करने हैं। एक कंपनी द्वारा उर्वरकों का उत्पादन, पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का एक कंपनी क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है। और उत्पादन कितना है? 10,000 टनों में वर्ष 1995 से 2002 के दौरान। ठीक है, ये जो 10,000 टनों में, ये पीछे एक बात आई थी ना, जैसे संख्या किसमें है? हजारों में, संख्या किसमें है? लाखों में। इसका मतलब समझाया था कि 5, जैसे वो उसमें कंडीशन देता था कि ये संख्या किसमें है? हजारों में। तो डेटा में क्या दे रखा था? 5, 15, 17। तो 5 का मतलब क्या होता था वहां? 5,000। 10 का मतलब क्या था? 10,000। 15 का मतलब 15,000। तो यहां भी जो उत्पादन है वो किसमें है? 10,000 टनों में। कहीं पर ये लिखा हुआ है, देखना जरा, ये साल मुझे 1995, सबसे पहले 1995 है। इसके अंदर क्या लिख रखा है? 25। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई कहे कि 1995 में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो आप क्या कहोगे? 25 टन का? नहीं, 25 गुणा में उत्पादन, देखो ऊपर लिखा हुआ है किसके अंदर है? 10,000 टनों में। तो गुणा में कर दो 10,000 टन। ऐसा क्यों लिखते हैं भाई? इसलिए लिखते हैं क्योंकि 25 के आगे यहां पर 4 जीरो लगा करके लिखेगा, ये ग्राफ इतना आगे तक खिसक जाएगा, डेटा बचाने, स्पेस बचाने के लिए, और चीजें आपको सटीक तरीके से छोटी जगह में दिख जाए, इसलिए इन बातों का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमने पीछे भी देख ली है। चलो डीआई को समझ लेते हैं। नीचे की तरफ साल है 1995, 96, 97, 98, 99, 2001 और 2। फिर लेफ्ट साइड के अंदर क्या दे रखा? ऊपर से नीचे प्रोडक्शन इन टन्स। प्रोडक्शन आपको दे रखा है 25, 40, 60, 45, 60, 50, 75, 80। ठीक है भाई। चलो, वर्ष 1997 की तुलना में 1997 के कंपैरिजन में 1998 में उर्वरकों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आई? एक बात बताओ, इससे नकली और क्या सवाल होगा? 1997 की अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन कितना हो रहा था भाई आपका? 60। और अगर हम लोग बात करें 1998 की तो प्रोडक्शन कितना है? 45। कितने की कमी आई भाई? 15 की। किस पर? 60 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 15 से काटा 4 बार, क्या आ गया? 25%। ये लो, माइनस क्या बता रहा है? कमी आ गई। साफ साफ पता चल रहा है। तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं, और ये वाली डीआई एकदम आसान हो जाती है। आसान कैसे? क्योंकि बार ग्राफ के ऊपर ही डेटा लिखा है, आपको वो भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है स्क्रीन के ऊपर। वरना तो कई बच्चे क्या होते हैं, आपने एग्जाम दिए होंगे तो ऑब्जर्व किया होगा,
ये जैसे कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ कहीं मान लो DI का रिप्रेजेंटेशन है तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर पेन चला देते हैं कि इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। एक DI का सवाल सोल्व करते हैं, इतनी बार पेन चलाते हैं, फिर अगली बार समझ ही नहीं आता कि वहाँ क्या लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ मिट जाता है, कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। तो ऐसी आदत आपको नहीं डेवलप करनी है, प्रैक्टिस करके जाएं एग्जाम में। 1640 पर आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1640। देखो क्या कहा है, कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन प्रदत्त, मतलब जो दिए गए हैं, ठीक है, कुछ बैंकरी शुद्ध हिंदी यूज कर दें, प्रदत्त वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है। सीधी सी बात ये पूछ रहा है, ऐसे कितने साल हैं जिनकी अगर हम लोग बात करें तो अपने पास ये जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन दे रखा 1995 से लेकर 2002 का, इसका एवरेज निकालोगे, उससे ज्यादा प्रोडक्शन रहा। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा भाई, एडिशन करना है तो ऐड करते जाओ। जैसे 80 और 70, 8, जैसे राइट साइड से शुरू किया मैंने 2002 से, 80 और 70, 8 7 15, 15 में 5 जोड़ दिया आपने, 150, 5 200, 200 में जोड़ दिया हमने 60, 260, 5 5 10 हो गया 270, 45 जोड़ोगे 310, 60 जोड़ोगे 370, 370 में आपने जोड़ दिया 40, तो आपका कितना हो गया 410, फिर 425 और 430, मेरे ख्याल से सही जोड़ा होगा। सारा उत्पादन कितना है 430। एवरेज लेना है, कितने साल है भाई आपके पास, 8 साल है। एवरेज निकालोगे 8 5 40, 3 बचा, 8 गुणा 2 अपना क्या हो गया, सॉरी 8 गुणा 3 53, कितना बचा अपने पास 24 तक हो गई बात 6, 60 में 8 का डिवीजन करोगे 8 7 56 और 5, तो ये उत्पादन अपने पास कितना आया है एवरेज 53.75। ऐसे कितने साल हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन इससे भी ज्यादा जा रहा है, तो ऑब्जर्व करना 95 96 60 दिखा, एक तो आपको दिखाना कौन से वर्ष में, 1997 में, इससे ज्यादा है। फिर आपको दिख रहा है 65, कौन से वर्ष के अंदर, 1999 में। उसके बाद 50, फिर 75 और 80, 2001 और 2002 में। क्या ये लिखने की नीड नहीं थी भाई, देख लो 53.5 से किसका ज्यादा है, 60 65 75 और 80। इससे देखा, देखते ही कह दिया कि 4 ऐसे साल हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है वो एवरेज से ज्यादा मेंटेन है। चलिए भाई अगले सवाल की बात कर लेते हैं, 1641। कई बच्चे DI पढ़ने में खुद को बड़ा टॉर्चर फील करते हैं, मतलब 2-3 तो ऐसे कलाकार बच्चे थे, मैसेज किया कि सर DI तो एक क्लास में भी हो सकती थी, 4 क्लासेस क्यों रखी हैं, देखो क्या दिन आ गए हैं। खैर जो भी है, किस वर्ष में आप अपने पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन के प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत हुई, स्टार लगा लेना। किस वर्ष में, तो आपको क्या करना है, एक तो अगर आज का साल लेते हो आप तो आपको लेना है क्या, प्रीवियस ईयर, और ये आपका जो भी है नाउ या फिर करंट ईयर। आपको बताना किसके अंदर सर्वाधिक वृद्धि हुई, यहां से यहां गए हो तो परसेंटेज इंक्रीज किसका ज्यादा है। साल कितने अपने पास, 3 3 6 7 8 साल है, बीच में गैप कितने हैं 7, तो क्या 7 बार चेक करोगे, नहीं, बेटर क्या रहेगा, पहले देखो बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में क्या देखना आपको, कौन कौन से साल दे रखे हैं। जैसे ऑप्शन ए की बात करें तो 2002 दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि सवाल क्या था, किस वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। 2002 पर आते हैं, और 2 से जस्ट पहले वाला साल कितना था, 2001। 2001 में प्रोडक्शन 75 था, 2002 में कितना हो गया 80। ठीक है, आगे आते हैं ऑप्शन बी में, कौन सा साल दे रखा भाई 2001, तो 2000 के अंदर तो प्रोडक्शन था 50 और कितना हो गया ये 75। ऑप्शन सी की बात करें तो देखना जरा कौन सा साल है ये, 1996। 1996 का दे रखा है, 1996 में प्रोडक्शन कितना है भाई 40, और इससे पिछले साल में कितना है 25। ऑप्शन डी की अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन डी क्या दे रखा, 1997 में प्रोडक्शन कितना है आपका 60, और इससे जस्ट पिछले साल में कितना है 40। क्या सारा कुछ सोल्व करना होता है इसमें, नहीं। एक बात बताओ, 50 से 75, 25 बढ़ा, 50 के बेसिस पर 50% का इंक्रीज, 5 बढ़ रहा है 75 पर, ये ऑप्शन तो हट गया, सबसे ज्यादा निकालना है।
40 से 60 20 बढ़ा 40 पर, ये भी 50% आ गया। तो ये दो ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते, तो ऑप्शन क्या होगा वैसे तो ये वाला सही। कैसे? 15 का इंक्रीज हुआ है किस पर? 25 पर। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। कितनी बार कटा भाई? 4 बार। तो कितना आ गया? 60%। तो इन सवालों में ध्यान रखना, अपने मन से सारे के सारे सालों को चेक करने की नीड नहीं है। 4 साल आपको दे रखे हैं, 4 बातें चेक कर दो। एक आपने देखा 75 से 80 जा रहा है, सोल्व नहीं करना होता इनिशियल लेवल पर। 75 से 80 जा रहा, 5 का इंक्रीज है, परसेंटेज निकालोगे बहुत छोटा सा आएगा। जैसे 7.5 का इंक्रीज होता तो क्या आता? 10%। तो ये वैल्यू तो 10 से कम आ गई। फिर आगे दिया आपको वर्ष 2001, तो 50 से 75 चला गया है। 2001 में कितना? 75। पिछले ईयर में कितना? 50। इंक्रीज कितने का? 25 का। किसके बेसिस पर? 50 पर। कितने परसेंट? 50% बढ़ा। चलो ये डेटा आसान था। ऑप्शन बी का। तो एग्जाम हॉल में देखो ऐसे नहीं करना होता है। एग्जाम हॉल में सीधे सीधे आप देखते कि पहले वाला तो बहुत छोटा सा है, अगले वाले में क्या है? 50% आ गया, तो ये तो हट ही गया। उससे आगे 1996 आपने देखा, वर्ष 1996 में 40 से पहले कितना था? 25। 15 बढ़ा, 15 बढ़ा किस पर? 25 पर। प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। यहां क्या आ गया? 60%। तो ये ऑटोमेटिक कट गया। 1997 है, 40 से 60 50% है, ये भी हट गया। तो आपके पास क्या बचा? ऑप्शन ये। तो असल में देखा जाए ऐसे सवालों को सोल्व करने की जो एग्जाम अप्रोच होती है वो ये होती है कि डीआई में जरूरी नहीं है। मुद्दा यही है कि देखो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इतने सारे आपको सवाल करवाए हैं आपको कोई नहीं आता होगा, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल आपको आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उनको दूर करना है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे जहां पर स्टार मार्क करवाते हैं कि भाई ऐसे आपके सामने सवाल आए तो ऐसे डील करेंगे। और बैंक पीओ के अंदर जिस टाइप की डीआई आती है, जैसे मिसिंग पार्ट होता है, 2 डीआई दे रखी है एक साथ, 3 भी दे के रखता है, 2 में भी मिसिंग कर देता है, तो वहां पर तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें और भी सीखनी पड़ती हैं। लेकिन एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, स्टेट लेवल की एग्जाम हो गई, एक बार आप पढ़ो तो सही, उनको टाइम दोगे, एग्जाम में कर लोगे। लेकिन डीआई की अगर आप पहले से ही 50-60 सवालों की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल में आपका टाइम बचेगा। तो कोई सवाल आपको नहीं भी आ रहा है, हमने कोई फॉर्मूला या ट्रिक तो रट नहीं रखी है, तो आप उसे क्या नॉर्मल वे से भी कर सकते हो। एग्जाम अप्रोच नहीं ध्यान आ रही है तो आपको टाइम बचाना है, जिससे कि 100% स्कोर आप रेलवे में मेंटेन कर लें। 1642 की बात करते हैं भाई। 1642 देखना जरा, डीआई चेंज की है। तालिका में निम्नलिखित 5 कर्मचारी ए बी सी डी और ई 5 दे रखे हैं के संबंध में एक विशेष महीने कोई पर्टिकुलर मंथ के लिए इनकम या फिर आय और उनके सोर्सेज या फिर स्रोत आपको दिखाए गए हैं। ए बी सी डी ई 5 तो लोग हो गए। लेफ्ट साइड में ऊपर से नीचे देखो उनकी सैलरी मतलब तनख्वाह, फिर ओवर टाइम है, किसको कितने रुपए मिले, एरियर्स के कितने, बोनस के कितने, मिसेलनियस इनकम के कितने, और नीचे दे रखा है टोटल कि उनको सारा का सारा पैसा कितना मिला। जैसे ए की बात करें तो 52,000 रुपए तो इसकी सैलरी है, तनख्वाह हो गई। ओवर टाइम इसने किया नहीं होगा तो इसको उसके 0 रुपए, एरियर के 5500, बोनस 3500, मिसेलनियस के 5000, तो टोटल कितने मिले इसको? 66,000। ये इसकी रीडिंग है। रीडिंग आसान है। सवाल पर आ जाओ। कितने कर्मचारियों को वेतन के अलावा आय के रूप में कुल 10,000 रुपए से अधिक मिले हैं? सीधी सी बात है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको इनकी सैलरी के अलावा 10,000 रुपए से ज्यादा मिले हैं? एक ही बात करें, सैलरी को तो हटा दो, ठीक है। सैलरी के अलावा अगर आप देखोगे, 1 मिनट, सही तो पढ़ा ना इसको, एम्प्लॉय गोट मोर देन ए टोटल ऑफ 10 रुपीज इनकम अदर देन, 1 मिनट, अदर देन देयर सैलरी, ठीक है, सही बात है कि सैलरी के अलावा। एक ही बात करें तो देखो इसको 5500, 3500, 5000, क्या ये 10 से ज्यादा जा रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है। तो क्या इसे जोड़ के देखें? नहीं। बी की बात करें तो 4 3 7 3 10, 10 500, बी भी जा रहा है। सी की बात करें 4 2 6 2 8 8.5, सी नहीं जा रहा है। डी की बात करें तो 1 मिनट, सी की बात करें तो 4 2 6 2 8 और 9, 9.5 ही जा रहा है, ठीक है। डी की अगर हम लोग बात करें तो देखो 2,500 3, 5.5 में 2 जोड़ा, 7.5 में 1500 जोड़ा, तो ये कितना हो गया? 9, ये भी नहीं जा रहा है। ई की बात करें 3200, 1500, 2,000, ये भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे लोग कितने अपने पास? सिर्फ और सिर्फ 2।
एकदम डिटेल में नहीं सोल्व करना होता। रीजन क्या है, यहां पर जो भी आपको डेटा दिया गया वो है आसान, इजी। ठीक है, पहले 2 सेशन बिल्कुल मैंने आपको आराम आराम से करवाए थे डीआई के। अब मुझे ये लगता है कि आपकी कमांड आ चुकी है, इसलिए हम लोग स्पीड से ही इनको कर रहे हैं। चलो भाई 1643 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 1643। देखो, कितने कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई औसत बकाया राशि की तुलना में अधिक बकाया राशि मिली? बकाया राशि देखना जरा, यहां कंफ्यूजन है तो देखो इंग्लिश में क्या दे रखा है, हाउ मेनी इंप्लॉइज गोट मोर एरियर्स देन द एवरेज एरियर रिसीव्ड बाय ऑल द इंप्लॉइज। एरियर पर जाओ, एरियर क्या है, 5500, 4500, 4000, 3000, 1500। क्या सीधे जोड़ सकते हो? जोड़ सकते हैं। 5500 और 4500 10,000, फिर 4000, 3000, 7, 17 हो गया, फिर 1500, 18,500 रुपए मिले हैं किसको? चारों लोगों को एरियर के रूप में। 5 का डिवीजन कर दो, एवरेज आ जाएगा। 5 का भाग लगाओगे तो 5 3 15, 3 बचा, 5 7 35। एवरेज एरियर की जो वैल्यू निकल के आई है अपने पास वो क्या है? 3700। क्या कह रहा है? इससे अधिक मिला है। ए को क्या इससे ज्यादा मिला है एवरेज से? बिल्कुल मिला है। बी को भी मिला है और सी को भी मिला है, डी और ई को नहीं मिला। तो ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास कितने हैं? 3, जिनको जो एवरेज एरियर है उसके कंपैरिजन में ज्यादा मिला है। चलो भाई एक सवाल और देख लेते हैं। थोड़ा सा दिखने में तो टिपिकल है, डेटा काफी बड़ा है। ये एसएससी से उठाया गया सवाल है। देखना 1644 नंबर का अपना सवाल क्या कह रहा है, निम्न तालिका में 5 वर्ष दिख रहे होंगे, 97, 98, 99, 2000, 2001। 5 वर्षों में विभिन्न राज्यों में एक प्रतियोगिता परीक्षा, राज्य दे रखे है ना, स्टेट्स, ऊपर से नीचे एम एन पी और क्यू। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले और उत्तीर्ण मतलब जो योग्य घोषित होने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रदर्शित की गई है। इसे आपको देखना है और कुछ सवाल पूछे गए उनका रिप्लाई देना। देखो 1997 के अंदर कितने परीक्षार्थी मतलब कितने कैंडिडेट थे जो एग्जाम के अंदर शामिल हुए? 5200। पास कितने हुए? 720। किसकी बात है ये? एम स्टेट की। ऐसे ही देखो 2000 के नीचे 2000 का जो साल है उसमें आपको एक बात दिख रही होगी 9700 और 1200। इसका मतलब क्या है? 9700 क्यू के सामने है, तो कौन से स्टेट की बात हो रही है? क्यू की। 2000 के नीचे है और इसमें भी कितने परीक्षार्थी या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब वर्ष 2000 में राज्य क्यू में 9700 लोग एग्जाम में शामिल हुए, उनमें से 1200 लोग पास हो गए। तो ये है इसकी रीडिंग में कुछ भी नहीं है। सवाल पर आ जाओ। वर्ष 1997 में सभी राज्यों से शामिल होने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या कितनी थी? क्या कोई कलाकारी वाला सवाल है? 1997 में टोटल कैंडिडेट्स हर स्टेट के मिलाकर के 5200, 7500, 6400, 8100। पहले तो हजारों वाले जोड़ दो, 5000, 7000, 12, 12 में 6 जोड़ा 18, 18, 8, 24000 हो गया। फिर 500, 200, 700, 400, 1100, 1100 और 1200, 24000 में 1200 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 25000। एक मिनट, गलत तो नहीं ऐड कर दिया? 7, 5, 12 और 12 में जोड़ा 6, 18 में 8 जोड़ दिया हमने तो कितना आ गया अपने पास? 18 में 8 जोड़ा तो 26000 और 26000 में 5, 4, 9, 1, 10, 2, 12, 27200। ठीक है, अभी स्क्रीन पर थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो ये आ गया अपने पास 27200 पिक्सल। मेरे ख्याल से आप 720 करके देखें जिससे आपको ये सवाल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। चलो अगले सवाल में आ जाते हैं। अगले सवाल में क्या कहा कि वर्ष 1998 में 1998 की बात कर रहा है, सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण प्रत्याशियों की कुल संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? किसकी बात कर रहा है? सवाल नंबर है अपना 1645। एक तो आपसे ये कह रहा है कि 1998 का जो साल था इसमें कितने लोग पास हुए और 2001 में कितने लोग पास हुए। तो आपसे पूछा है 1998 में
जितने भी लोग सारे स्टेट से पास हुए 2001 में, जितने भी लोग सारे स्टेट से पास हुए उनका लगभग कितने प्रतिशत है, ये फाइंड करना है। चलो 1998 की बात करें तो एडिशन करोगे तो मुझे वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो मैं इधर देख लेता हूं। 980, 1050, 1020 और 1240, 1000, 1000, 2000 और एक 3000। 3000 तो सीधे हो गया। 20, 1020 का उसे दे दोगे 980 को, तो ये हो गया 4000। 4000 में जोड़ना आपको 50 और 240। एक मिनट, 1 2 3 और 4, 4000 कंप्लीट हो गया। 240 और 50, 4290, 4290 ये आ गया। 2001 में कितने पास हुए भाई? 1125, 1020, 1250, 1995। 5 उठा करके 1995 को दे दोगे 1000। सबके पास 1000 है, ऐड कर लें। 1000, 2000, 3000, 4000, फिर 250। 250 के बाद 20 जोड़ दिया, 270, 100 जोड़ दिया, 370 और 390, 4390, 4390। सोल्व कर दो भाई। क्या पूछा है? ये वाला जो पार्ट है ये इसका कितने परसेंट है, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। ठीक है, मामला थोड़ा सा यहाँ पर क्या खींच रहा है, कैलकुलेटिव। ये वाला काम एक तरीके से मान के चलो आप होमवर्क। मैं क्यों नहीं ट्राई करवा रहा, क्योंकि मुझे ये डाउट हो रहा है कि स्क्रीन पर प्रॉपर नहीं दिख रहा है और एडिशन में हो सकता है कोई गड़बड़ कर दी हो। चलो अगला सवाल अपना इसी पर है, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। सवाल नंबर 1646 का ले लो स्क्रीनशॉट। ये हो गया अपना डे 85 कंप्लीट। ये है अपना टेलीग्राम का चैनल। डीआई का जो सेशन है वो टॉर्चर वाला होता है, वैसे मैं खुद भी मानता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी ये कहता है। रीज़न इसमें ये है कि बच्चा सोचता है कि टीचर पता नहीं इसमें क्या पढ़ाएगा, कि डीआई पढ़नी भी ना पड़े, सीधे सवाल पढ़े और रिजल्ट आ जाए। ऐसे अमूमन बच्चे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि डीआई चलेगा, इसका मतलब ये है। डीआई में नया क्या सीखें, तो भाई देखो जो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन सब में आप सीख चुके हैं, उसके अलावा नया तो कुछ है नहीं। कुछ सवाल हैं उनकी रीडिंग प्लस डीआई को रीड करना आपको आना चाहिए, किस चीज़ का क्या मतलब है, इतना सा आपका काम होता है। एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जाम की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो कम से कम 50-60 डीआई हैं एग्जाम हॉल के अंदर, 50-60 सवाल मतलब डीआई के करके जाएं। इतने में आपका इन एग्जाम में काम चल जाता है। बैंक के बच्चे हैं, उनको ये मान के चलो बैंक पीओ अगर आप बनना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको 200 से 250 डीआई लगानी होती है। हर डीआई के कितने सवाल? 4 से 5 सवाल, तो 1200-1300 सवाल हो गए। उसके बाद मॉक टेस्ट देते हो, उसमें तो आते ही रहते हैं। तो थोड़ा सा टॉर्चर वाला सा मामला है डीआई वाला, लेकिन एटलीस्ट हमने एक 90 डेज की सीरीज चलाई है ईमानदारी से। तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको कोई चटपटी चीज़ें पढ़ाऊँ, जो अट्रैक्टिव लग रहा है वही पढ़ाया जाए। हमने ऐसा भी कोई वाहियात काम आपके साथ नहीं किया है कि अमूमन आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने आसपास या फिर यूट्यूब वाली इस दुनिया के अंदर सीरीज स्टार्ट की जाती है कि रेलवे का पूरा आपको सिलेबस करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, 20-30 दिन चला, ये सीरीज बंद कर दी। अब किसकी सीरीज है? सीएचएसएल की चला रहे हैं कि सीएचएसएल का पूरा करवाएंगे। 20-30 दिन उसको चलाया, फिर बंद कर दिया। फिर किसकी? सीजीएल की। फिर 10 दिन सीडीएस की। तो ये ढर्रा हमने नहीं अपनाया। स्टडी आईक्यू अपने वादों के प्रति हमेशा से ईमानदार रहा है कि ये आपको वादा कर दिया तो इसका मतलब ये आपको पूरा किया जाएगा। अब आप अपने वादों पर टिके नहीं रहते। मैंने कहा था कि अरे 300 बच्चे तो कम से कम लाइव आ जाए करो देखने के लिए, जिससे हम लोग एसएससी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वही 50-60 बच्चे देखते रहते हैं। तो इसमें हमारी भी मजबूरी, हम लोग भी क्या कर सकते हैं। चलो भाई, किसी भी टाइप का कोई आपको डाउट लग रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। सेशन कैसे लगते हैं आपको एटलीस्ट कमेंट करके ज़रूर बताया करें। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।